शिक्षार्थियों के अधिगम का आकलन करने हेतु उपयुक्त है। मतलब जो भी बच्चा सीखता है उस बच्चे ने कितना किया, क्या नहीं किया, तो कुछ प्रॉब्लम है, उसके लिए कौन सा आकलन उपयोगी है। तो पहला क्वेश्चन है दैनिक परीक्षण। दैनिक परीक्षण के अकॉर्डिंग ही बच्चे की कमियों को पता कर सकते हैं, उसकी कमियों को दूर कर सकते हैं। पहला ऑप्शन हमारा ठीक है। वह बालक जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा का कार्य जो उसकी आयु के अनुसार सामान्य है करने में असमर्थ है। क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो बच्चा सामान्य बच्चा जो कार्य कर ले रहा है वो दूसरा बच्चा उस कार्य को करने में असमर्थ है, तो वो बच्चा कौन सा होगा। तो वो बच्चा होता है पिछड़ा बालक। पिछड़ा बालक वो बालक होता है जो सामान्य बच्चों की तरह कार्य नहीं कर पाता, किसी भी कारणवश उससे बच्चे से पिछड़ जाता है, तो उससे क्या कहते हैं, पिछड़ा बालक। प्रतिभाशाली बालकों की समस्या क्या है, कार्य करने में गति उनकी होती है, परिवार में समायोजन होता है, आसपास में समायोजन ये भी होता है, स्कूल में समायोजन होने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो प्रतिभाशाली बालक होता है वो एक सामान्य बच्चों से बहुत कम टाइम पे हर काम को सीख लेता है। तो क्या होता है, उनका सिलेबस भी कम टाइम पे हो जाता है, तो उनका जो बचा हुआ टाइम होता है उनको कोई अलग काम दे दिया जाना चाहिए ताकि वो अपना काम का यूज़ कर दे। उसी में स्कूल में समझने में प्रॉब्लम आती है। बालकों का सामाजिक नेतृत्व निम्न में से किस तकनीक से निर्धारित होता है। तो आंसर समाज नीति तकनीक, क्योंकि इसमें क्या था, सामाजिक नेतृत्व निम्न में किस तकनीक पर आधारित है। जहाँ सामाजिक आ गया तो समाज नीति तकनीक। प्राथमिक विद्यालय के बालकों में गत्यात्मक कौशल विकसित करने में निम्न से क्या नहीं होता। तो क्या होता है, जो गत्यात्मक कौशल में विकसित हो जाता है तो उसमें अधिगम क्षमता अधिक होती है। तो इसमें पहला ऑप्शन व्यवस्थित अधिगम होगा। अभ्यास अभ्यास करते रहेंगे तो उनका गत्यात्मक कौशल का विकसित होगा। हस्तलेख करवाना चाहिए। अविश्राम विश्राम हमें विश्राम नहीं करवाना, क्योंकि उनमें जो अधिगम क्षमता है बहुत ही अधिक होती है। उत्तम अनुशासन को निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुनियादी आधार नहीं है। तो इसका पहला ही ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि अनुशासन का उत्तरदायी छात्रों में सौंप दिया जाए, क्योंकि हमें जो अनुशासन का उत्तरदायी बच्चों में नहीं सौंपना है, क्योंकि एक टीचर का काम है अनुशासन का कार्य करना। क्योंकि अनुशासन करते ही एक टीचर को बहुत सारी योजनाएं बनानी होती है, मौलिक प्रवृत्तियों की उपचारक सहायता प्रदान करनी होती है। तो हमें जो बच्चों को अनुशासन का उत्तरदायी नहीं सौंपना। खेल आधारित शिक्षण पद्धति प्रमुख रूप से योगदान है। जो भी हम खेल प्रवृत्ति का यूज़ करते हैं कि बच्चों को खेल खेल में सिखाना है, ये क्या है, एक तरह की बाल प्रवृत्ति केंद्रित प्रवृत्ति है। कक्ष में अधिगम को व्यवस्थित अनुकरण के लिए तथा विद्यार्थियों की रुचियों संभावनाओं को विकसित के लिए आवश्यक है। तो इसका आंसर है आत्म अनुशासन, क्योंकि जब बच्चा आत्म अनुशासन में रहेगा तो बच्चे की रुचि विकसित होती है, और रुचियों के अकॉर्डिंग ही बच्चों को रुचि पता कर सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग लेसन प्लान, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, शिक्षण पद्धतियों का यूज़ कर सकता है एक टीचर। एक बालक स्वयं खाने के स्थान पर मिल बांट कर खाना पसंद करता है, तो वो क्या है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला। क्योंकि जो बच्चा दूसरे के साथ मिल बांट के खाना खाता है, खुद खाना नहीं खाता, वह दूसरे को खिलाता है, मिलजुल के खाना खाता है, दूसरा भी फ्रेंड उसको अपने फ्रेंड को खाना खिलाता है, कोई बच्चा कोई खाना नहीं लेके आया तो वो दूसरे बच्चों को खाना देता है, तो एक बहुमुखी व्यक्तित्व वाला बच्चा है। अगर इसकी जगह कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि कोई बच्चा दूसरे का खाना शेयर नहीं करता, वो खुद अकेले खाता है, तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला बच्चा कहलाएगा। जब शिक्षार्थी अपने गर्त ज्ञान के भंडार में नवीन पाठ से सीखे गए अनुभवों को सार्थक ढंग से समृद्ध करता है, तो ये क्या क्रिया कहलाती है। इसमें कहते हैं आत्मसात्करण। जब विद्यार्थी क्या होता है, अपने जो पुराने ज्ञान है उसमें नया ज्ञान जोड़ता रहता है, तो उसको कहते हैं आत्मसात्करण। निम्न में से विकास का सिद्धांत नहीं है, नहीं पूछा है। एकीकरण का सिद्धांत, ये हमारे विकास का सिद्धांत कहलाता है। निरंतर विकास का सिद्धांत, क्योंकि बच्चे का निरंतर विकास होता रहता है, ये नहीं कि आप बच्चे का विकास हुआ कल रुक जाएगा। सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत ये है कि बच्चे पहले सामान्य चीज़ें सीखता है, फिर धीरे धीरे विशिष्ट चीज़ें सीखना स्टार्ट कर देता है। पर अपरिवर्तनशीलता का सिद्धांत ये नहीं होगा, क्योंकि बच्चे में परिवर्तन होते रहते हैं, ये नहीं है कि बच्चे में परिवर्तन होंगे ही नहीं। अभिप्रेरणा से तात्पर्य क्या होता है। अभिप्रेरणा क्या होता है, मोटिवेशन। क्या ये एक आंतरिक बल होता है। अभिप्रेरणा क्या है, एक आंतरिक रूप से बल है जो व्यक्ति के व्यवहार को निश्चित दिशा प्रदान करते हैं। जो बच्चा अभिप्रेरित होता है तो वो क्या होता है, अपने व्यवहार को एक निश्चित दिशा प्रदान करता है। वही जो बच्चा मोटिवेट होता है वही किसी भी कार्य को आसानी से सीख लेता है, और उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट भी आसानी से हो जाता है। जब दो अभिप्रेरणाएं आपस में मेल नहीं खाती तो उसका परिणाम क्या होता है। जब भी दो अभिप्रेरणाएं आपस में मेल नहीं खाएगी तो क्या होता है, एक द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन से जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित जैविक अनुकरण के मूल सिद्धांतों के असंगत है, मतलब गलत है।
जीन पियाजे ने जैविक अनुकूलन का जो सिद्धांत दिया था उसका न समझन, आत्मसात्करण, संतुलीकरण बताया गया था, पर संरक्षण का नियम नहीं बताया गया था। जो आप जैविक अनुकूलन का सिद्धांत पढ़ेंगे, जीन पियाजे में एक थ्योरी में दे रखा था, उसमें ये 3 वर्ड को इंक्लूड किया, पर इस वर्ड को इंक्लूड नहीं किया गया है। किशोरावस्था के दौरान आत्म केंद्रीय संज्ञानों का विकास इस विश्वास के साथ कि वह अन्य लोगों से ध्यान केंद्र में है कहलाता है। जो भी आत्म केंद्रीकरण है, संज्ञानों का विकास किशोरावस्था वो कहलाता है किशोर आत्म केंद्रितता, क्योंकि आत्म केंद्रित संज्ञानों का विकास। विकास की किस अवस्था में बालक समाजीकरण समूहों संस्थानों के प्रति मनोवृत्ति विकसित कर लेता है? जब बच्चा उत्तर बाल्यावस्था में होता है, जैसे 9 से 12 ईयर के बीच में, तो बच्चा क्या करता है, बच्चे का जब बालक का सामाजिक समूहों में रहना, संस्थानों के प्रति मनोवृत्ति विकसित हो जाती है। छात्र में अच्छे नागरिक गुण को कैसे समाहित किया जा सकता है? अच्छे नागरिक का भाषण देके नहीं, उनकी राष्ट्रीय नायकों से परिचित करा के नहीं, उन्हें कतिपय सामुदायिक सेवा कार्य आवंटन करके। यह ऑप्शन हमारा ठीक है। शिक्षण और अधिगम प्रभावी हो सकता है यदि छात्रों को स्वयं कार्य करने और स्वायत्ता व नियंत्रण दिया जाए। जो पहला ऑप्शन हमारा ठीक है, जब हम छात्रों को किसी भी कार्य करने की स्वयं कार्य करने की स्वायत्ता दे दें, उनको नियंत्रण खुद बच्चों को दे दें, तब बच्चा खुद ही किसी कार्य को अच्छी तरह से सीख सकता है। स्टर्न के अनुसार खेल क्या है? स्टर्न ने कहा था खेल एक ऐच्छिक आत्मनियंत्रण क्रिया है। सफलता ही सफलता मिलती है, सफलता से ही सफलता मिलती है, यह प्रभाव का नियम। जो सफलता होगी, सफलता से ही हमें सफलता मिलेगी, यह प्रभाव का नियम। शिक्षण प्रभावी हो सकता है यदि कक्षा कक्ष में प्रत्यक्ष अनुदेशन के प्रयोग में लाया जाए, ये नहीं। कक्षा कक्ष में शिक्षण निर्देशी विधियों का प्रयोग किया जाए, दोनों शिक्षक निर्देशन विधियों और प्रत्यक्ष अनुदेशन काम में लिए जाए। छात्र केंद्रित अनुदेशन, जब भी हम छात्र केंद्रित आ जाए तो वो क्वेश्चन हमारा ठीक है। छात्र केंद्रित अनुदेशन अंत क्रियात्मक विधियों का प्रयोग किया जाए, हमारा डी ऑप्शन ठीक है। जब बालक डैश अभिप्रेरणा से प्रेरित होता है तब तो वह अपने कार्यों का इस ढंग से करता है कि अधिक से अधिक सफलता मिल सके। जब बच्चा कोई भी कार्य करता है, अगर उसको उपलब्धि मिलती है तो उस कार्य को वो अच्छे ढंग से करता है, उस कार्य को वो बार बार बच्चा करता है। तो ऑप्शन थर्ड ठीक है, उपलब्धि। 25 क्वेश्चन है, जब कोई शिक्षार्थी किसी सामग्री को लिखकर या बोलकर आत्मसात कर लेता है तो इस शिक्षार्थी का सीखना कहलाएगा। जब कोई भी बच्चा किसी भी कार्य को सीखता है, बोलता है, आत्मसात करता है तो उसे कहते हैं अधिग्रहण कहते हैं। एक शिक्षक अपनी कक्षा में विभिन्न प्रयासों के माध्यम से सिखाती है, किंतु शिक्षक द्वारा किए गए प्रयास से सीखने का निष्पादन समान रहता है। इस प्रकार शिक्षण निम्न में से किस शिक्षण वर्ग को दर्शाता है? जो फर्स्ट ग्राफ है उसमें क्या है, जो शिक्षक जितना प्रयास कर रहा है, जो बच्चा अधिगम उतना ही अच्छा सीख पा रहा है, तो इसका जो पहला आंसर है वो हमारा ठीक है। शिक्षार्थियों के कौशल ज्ञान प्रयोजन एक व्यक्तित्व और समुद्री गुणों को मापने हेतु सरलतम साधन है मौखिक परीक्षण। मौखिक परीक्षण द्वारा ही हम बच्चों के कौशल, बच्चों ने जो भी ज्ञान का अर्जन किया, बच्चे के व्यक्तित्व का हम मौखिक परीक्षण द्वारा अध्ययन कर सकते हैं। बालक को सरल ढंग से नवीन ज्ञान की रुचिपूर्ण तरीके से प्रदान करने वाली बाल केंद्रित शिक्षा में निम्न से कौन सा तत्व शामिल नहीं होता? सेकंड ऑप्शन निष्क्रियता, क्योंकि हमें बच्चों को सक्रिय बनाना है, ना कि निष्क्रिय। कि हमें बच्चों को ऐसे थोड़ी बनाना है कि हम जो भी बोले बच्चा सुनता रहे। हमें बच्चों को सक्रिय रूप से प्रदान करना है ताकि बच्चा कुछ भी प्रॉब्लम बच्चा आके बोले, बच्चा खुद अपने ज्ञान का अर्जन करे, ना कि हम कोई बच्चे को कुछ विकास करा, बच्चा खुद करे। जब कोई बालक दिए गए तथ्यों में अपनी ओर से कुछ नया जोड़कर निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने की योग्यता रखता है तो बालक द्वारा किया गया इस प्रकार का चिंतन कहलाता है क्रिएटिव। जब भी बच्चा कुछ नया कुछ जोड़ रहा है, कुछ नया निष्कर्ष निकाल रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रिएटिविटी, मतलब क्रिएटिविटी थिंकिंग। 30 क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत आंकलन को उपयोगी बनाने के लिए शिक्षक को निम्न में से किसके लिए प्रति संचेत रहना चाहिए? फीडबैक प्राप्त करने के लिए ग्रह करें ना देना, शिक्षक प्रक्रिया से सीखने के विभिन्न तरीकों का प्रयोग करना। बाकी ऑप्शन में पढ़ लेते हैं। शिक्षार्थियों को विभिन्न समूहों में बांटकर उनके हमें बच्चे की नहीं करनी। विद्यार्थियों की आर्थिक स्थिति के विषय में जानकारी प्रदान करना, हमें बच्चों की आर्थिक स्थिति के विषय में जानकारी प्राप्त करना, ऐसा नहीं है। फीडबैक प्राप्त करने के लिए गैर करार देना, ये भी ऑप्शन गलत है। विद्यार्थियों को विभिन्न समूहों में बांटकर हमें बच्चों के ग्रुप में बांटना है,
उनकी तुलनात्मक अध्ययन करना ये भी हमें नहीं करना। शिक्षण प्रक्रियाओं में सीखने को विविध तरीके का प्रयोग करना। हमें बच्चे को जब भी सिखाना है, हमें बहुत सारी शिक्षण पद्धतियों का यूज़ करना है। बच्चों की प्रॉब्लम्स को पता करना है, बच्चे का किस जगह बच्चा सीख नहीं पा रहा। हमें अगर अपनी शिक्षण विधियाँ चेंज करनी होगी तो हमें उसको मेथड को भी हमें चेंज कर सकते हैं। ये आपका सेकंड ऑप्शन ठीक है।